नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश में गवाही दी तो खल्लास, मुंह खोला अन्याय के खिलाफ तो क्या जिंदगी खत्म कर दी जाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं, इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई ये बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा है, लेकिन अगर इस पूरे मामले की शुरुआत मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूं तो यह बताऊंगा कि एक और चीज सामने आई है। आसाराम के मामले में एक और विटनेस, एक और गवाह की मौत, 9 पर हमला, 3 की मौत, 6 महीने के अंदर दूसरी मौत। इस शो को हम शुरू कर रहे हैं और इस शो के पहले भाग में हम इस पर चर्चा करेंगे, व्यापम भी होगा इसमें, और दूसरे भाग के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक यहां पर हैं, एक छोटी सी रिसर्च, एक छोटा सा होमवर्क करें। आपके हाथ में स्मार्टफोन होगा, आपके पास मोबाइल फोन होगा, आपके पास टैबलेट होगा, जरा उस पर विकिपीडिया में जाकर लिखें विटनेस प्रोटेक्शन, और जब आप देखेंगे विटनेस प्रोटेक्शन तो आप हैरान हो जाएंगे। 12 देशों के नाम आते हैं जहां पर इसके लिए कानून है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम नहीं है। क्या यही वजह है इन मौतों की? एक बहुत बड़ा सवाल। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े, इनसे आपका तारुफ मैं कराऊंगा, लेकिन इस देश में किसी आपराधिक कांड या घोटाले का गवाह बनना मौत को दावत देने से कम नहीं है। आसाराम मामले के गवाह कृपाल सिंह की बर्बर हत्या से बात साबित हो गई है कि गवाही देना खतरे से खाली नहीं, जबकि व्यापम घोटाले में कौन सा गवाह कब और कैसे मर जाए ये एक पहेली बन गया है। अमृत प्रजापति, आसाराम केस के मुख्य गवाह, 22 मई 2014 को हत्या। अखिल गुप्ता, आसाराम केस के मुख्य गवाह, 11 जनवरी 2015 को हत्या। कृपाल सिंह, आसाराम केस के मुख्य गवाह, 10 जुलाई को गोली मारी, 11 जुलाई को मौत। तथाकथित संत के असली रूप को उजागर करने की ताकत इस त्रिमूर्ति में थी, जिसकी आखिरी कड़ी थे कृपाल सिंह, लेकिन तीनों की हत्या कर दी गई। यह हत्या किसी जमीन विवाद या आपसी रंजिश का नतीजा नहीं हो सकती, न ही कोई इत्तेफाक है। इसके पीछे एक गहरी साजिश है, एक सोची समझी चाल, ताकि सालों के पाखंड का खड़ा किया गया आसाराम का आश्रम बचा रहे और बची रहे उसकी लुटती इज्जत। कृपाल सिंह की हत्या के बाद शक का घेरा और तगड़ा हो गया है। क्या ऐसे ही तमाम मठाधीशों की मठ की चूल्हे हिलाने वालों की जुबान खामोश कर दी जाएगी और पुलिस के पास जांच के लंबे वर्तमान काल में जीने के सिवा कोई दलील बाकी नहीं होगी? एक्चुअली जब भी कोई घटना होती है तो उसकी कई प्रोबेबिलिटीज हम लोग मान के चलते हैं। किसी एक प्रोबेबिलिटी पर काम करना उचित नहीं होता, तो हम उन प्रोबेबिलिटीज को एलिमिनेट करते जाते हैं और अल्टीमेटली हम सही जगह पहुंच जाते हैं। तो वो काम चल रहा है। कृपाल सिंह को 10 जुलाई की रात को शाहजहांपुर में गोली मारी गई। वहां से उन्हें बरेली रेफर किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। कृपाल सिंह के ऊपर शाहजहांपुर इलाके में शुक्रवार की रात 8 बजे कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें सबसे पहले वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद उन्हें बरेली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उन्हें सबसे पहले लाइफलाइन हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद मिशन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। यहाँ पर शनिवार के दिन में उनका एक ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन रात 10:30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। कृपाल सिंह पर बिल्कुल करीब से कातिलाना हमला किया गया ताकि जिस्म छलनी हो जाए, और वही हुआ। जिंदा बचने की संभावना न के बराबर थी। वैसे ये गन शॉट की कंडीशन में एडमिट हुए थे। आज इनका ऑपरेट भी हुआ था। वेंटिलेटर सपोर्ट दे रखी थी हमने इनको। उसके बाद सारा लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट चल रहा था, डोपानोरेट की पूरी फुल सपोर्ट दे रहे थे, और उसके बाद उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ सबूत देने वाले चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। आखिर किसके इशारे पर ऐसा हो रहा है? कौन है वो जिसके पास गवाहों की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है? हिमांशु मिश्रा, बरेली, आज तक। व्यापम में 47 से ज्यादा आसाराम के मामले में करीब 9 के आसपास, और इसकी शुरुआत अगर हुई तो हम जाएंगे मंजूनाथ और इसके सतेन दुबे, वहां से शुरुआत होती है और यह सिलसिला बदस्तूर चलता चला आ रहा है।
सीधे चलते हैं इस वक्त हमारे खास मेहमान कौन कौन है हमारे साथ। सबसे पहले हम यहां पर बनना चाहेंगे, स्टूडियो में हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ आभा सिंह जी हैं जो कि सीनियर लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ के मनन जी भी हैं जो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ विसिल ब्लोअर आनंद राय जी भी जो हैं जो कि व्यापम के विसिल ब्लोअर हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं मनन जी से शुरुआत करता हूं। सर, सवाल खड़ा यह होता है, आसाराम के केस की अगर बात की जाए, 9 लोगों पर हमला, 3 की मौत, और बड़ा ही कंसिस्टेंसी, इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जो जो गवाही देता है वो मौत जान से जाता है। ये हो क्या रहा है? देखिए, 2 चीज़ों को अलग अलग रखिए। एक तो गवाहों की मौत को अलग रखिए और आसाराम के केस को या व्यापम के घोटाले को अलग रखिए। अगर जो व्यापम घोटाला हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम अलग होगी, आसाराम की केस की जोधपुर में टीम अलग है, और ये जो हत्याएं हो रही हैं वो अलग स्टेट में हो रही हैं। वहाँ की जो स्टेट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है, वो किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये उन पर निर्भर करता है। इतनी हत्याओं का मतलब एक ही है कि सुनिश्चित तौर पर कोई ना कोई पीछे बड़ा ग्रोह है जो इन हत्याओं, ये जो जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, एक दर बाई दर जो हत्या होना, एक अलग अलग स्टेट्स में होना, तो इसका क्या मायना निकलता है? एक ही मायना है कि जा तो एक सुनिश्चित किया जा रहा है केस को इफेक्ट करना, जा ये जो केस में इन्वॉल्व है इनके अपोनेंट ग्रुप भी हो सकते हैं। अरे सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताएं। आपने तो ये बता दिया दोनों केस अलग हैं। सर, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि हम सब जानते हैं दोनों केस अलग है, लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि इन केसेस में सिमिलैरिटीज क्या है। मैंने एक सवाल खड़ा किया था आज से करीब 1 हफ्ता पहले, वो सवाल मैं आज फिर पूछ रहा हूं। इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाक नहीं होते सर इन दोनों केसेस में? क्या इत्तेफाक है? 1 मिनट सर, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मेरा सवाल है, दोनों केसेस में जो आई विटनेस हैं वो मारे जा रहे हैं, दोनों केसेस में जो आरोपी जिनके पास कुछ कहने के लिए है, कुछ बताने के लिए, वो मारे जा रहे हैं। आरोपी यानी कुछ ऐसे लोग जो कि इस केस से इन्वॉल्व हैं। व्यापम की अगर बात करूं तो उसमें आरोपी हैं, यहां पे आई विटनेस हैं। दोनों केसेस में हम ये एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंटरेस्ट किसका अफेक्ट हो रहा है? वो व्यक्ति, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर आरोप है, वो इंटरेस्ट। आप सीधे सीधे अपोजिशन की बात इसमें कैसे कर सकते हैं कि अपोजिशन करवा रहा है या कोई ऐसा करवा रहा है जो उनको फंसाना चाहता है? और पुलिस क्या कर रही है इसमें? बहुत सी चीजें हैं जिस पे मैं मीडिया के सामने आपके कैमरे पे नहीं बोलना चाहूंगा। चलिए इशारा ही कर दीजिए। ये जो अभी हत्या हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो मेरे ख्याल शुरू हुई है। अगर इन्वेस्टिगेशन में ABC कोई भी पाया जाता है, कल अगर कोई और विवाद निकलता है, मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैंने पहले भी आपको कहा है कि टिप्पणियां करने को बहुत हैं, और एक उत्तेजित भाषण करना या उत्तेजित कोई बात पे टिप्पणी कर देना, चूंकि इन्वेस्टिगेशन को भी कई बार हैम्पर करता है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपके सवाल का उत्तर इधर-उधर ले जाके दूं। मैं डायरेक्ट उत्तर दे रहा हूं आपको। वो उसकी मौत होती है 6 महीने पहले। मनन साहब, 1 मिनट, उसकी मौत होती है, उससे 6 महीने आ रहा हूं, आप डायरेक्ट मेरे से डायरेक्ट 6 महीने पहले प्रजापति की मौत होती है, उससे कुछ महीने पहले, उससे बल्कि हाँ ये एक पैटर्न है, उससे भी करीब 4, 5, 6 महीने पहले दिनेश भावचंदानी के ऊपर एसिड अटैक होता है, और अगस्त में इनकी गिरफ्तारी होती है, और मार्च वहीं से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। मार्च में पहला मेजर अटैक जो हमने देखने को मिला, सितंबर में पहली मौत, फिर उसके बाद जनवरी इस साल एक और मौत, और अब एक और मौत। 6-6 महीने का पैटर्न सेट है कि निपटाते जाओ। मेरे को आप जवाब देने दो। मैं आपको बड़ा सिंपल सा सवाल का आपके का आंसर दे रहा हूं। काफी हद तक जिस आपका कहना वाजिब हो सकता है, लेकिन इट इज वेरी प्रीमैच्योर। अगर 6 महीने 2 साल पहले, Are we not discounting it by saying it premature, sir? मैं आपकी भाषा में पूछ रहा हूँ, कहाँ सोई हुई है? क्या हम इसे कम नहीं कर रहे हैं? क्या हम थ्रेट परसेप्शन को कम नहीं कर रहे by saying it is premature? मैं ये कह रहा हूं कि ये कार्य आपका और मेरा नहीं है। चलिए मैं आपके साथ चलिए यहां पर पैनल में जितने लोग हैं सर, मैं सबसे पूछ लेता हूं। प्रमोद कृष्णम जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं यहां पर। क्या ये बहुत प्रीमेच्योर है आंकना? क्या ये लॉजिकल नहीं है आंकना कि जो विटनेस है वही मारा जा रहा है? देखिए, ये एक आदमी की मौत होती है गुजरात में, एक आदमी की मौत होती है मुजफ्फरनगर में,
एक आदमी की मौत होती है शाहजहांपुर में, एक आदमी पे हमला होता है पानीपत सोनीपत में, और एक गुजरात में और हमला हुआ जो राजू चंडोक का नाम का एक आदमी था, उसको गोलियां मारी गई लेकिन वो बच गया, गोलियां मारी गई। प्रश्न ये है कि ये लोग, इन पे हमले जब हुए तो उससे ये दो बातें हैं। एक तो ये एक सी घटनाएं हैं कि मोटरसाइकिल पे आते हैं और मोटरसाइकिल पे मार के चले जाते हैं। तो कौन है जिस इनके मरने से किसकी दहशत समाज में हो रही है, एक तो ये सवाल है बड़ा। जहां तक के मनन साहब की बात है, के मनन साहब जो हैं वो बहुत ही बड़े वकील हैं, और वकील जो हैं इनका धर्म है, के मनन साहब का धर्म है कि जिसके पक्ष में खड़े होंगे उसी को ये महात्मा सिद्ध कर देंगे, जिसके खिलाफ होंगे उसको राक्षस सिद्ध कर देंगे। और के मनन साहब जो हैं ये कानून के बहुत ही बड़े जानकार हैं। तो मैं इनकी बात पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अगर ये बापू के पक्ष में हैं तो ये बापू के पक्ष की बात करेंगे, अगर ये मुद्दई के पक्ष में होते तो ये मुद्दई के पक्ष में होते। आज ये मुलजिम के पक्ष में। एक सेकंड जी, लेट मी कंप्लीट। मेरा मतलब है दो बातें, एक कानून का पक्ष है, एक परसेप्शन है हमारे समाज का। तो इसमें एक बेवकूफ आदमी भी जानता है कि इन लोगों के मारे जाने से, इन लोगों को दहशत में लाने से किसका फायदा हो रहा है। आपने एक पॉइंट रेज किया है, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। एक वकील की बात को मैंने आगे बढ़ाई है, वो वकील है मनन साहब। एक और वकील हमारे साथ हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, मैं उनके पास आऊंगा और फिर उनके पास भी आऊंगा जो कि अपने आप में विसिल ब्लोअर हैं। आभा सिंह जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या ये मेरा सवाल बहुत प्रीमेच्योर है, क्या ये एनालिसिस प्रीमेच्योर है कि विटनेसेस के ऊपर अटैक होते जा रहे हैं और की विटनेस मारे जा रहे हैं, आसाराम के केस हो या फिर व्यापम का मामला हो? आपका सवाल एकदम सही है, कोई प्रीमेच्योर नहीं है और बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही सीरियस मामला है कि एक एक करके विटनेसेस को ख़त्म किया जा रहा है। अगर आप देखिए तो चाहे वो आसाराम के कुक हों, उनके वैद्य हों, उनके बाकी जो उन्हीं के स्टाफ वाले हैं जिन्होंने जो इस केस से रिलेटेड हैं जिसमें आसाराम को सज़ा हो सकती है, उन्हीं को चुन चुन के मारा जा रहा है। बड़ा क्लियर मोडस ऑपरेंडी है कि विटनेसेस को ख़त्म करके केस को जो है कन्विक्शन पे आने ही मत दो। यही चीज व्यापम में हो रहा है। व्यापम में तो 2000 लोग अरेस्ट हुए हैं, वहां पे तो 40 अगर हत्याएं हुई हैं, यहाँ पे 2 लोगों के पीछे 9 लोगों पे अटैक हुए। मुझे तो लगता है आसाराम का केस और भी भीषण है, व्यापम तो फिर भी इससे छोटा है क्योंकि इसमें विटनेसेस के नाम आ चुके हैं। इन विटनेसेस को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकती थी, क्या जानबूझ के ये केस डिले किया जा रहा है? 2013 से जब मालूम है विटनेस मारे जा रहे हैं, सेशन कोर्ट का मतलब होता है कि एक सेशन में आप ट्रायल करिए, खत्म करिए। क्या ये केस जानबूझ के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि गो स्लो हो ताकि सारे विटनेस मर जाएं और आसाराम टूट जाए? ये सवाल उठता है और बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण है। आभा जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। आभा जी, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो प्रजापति वैद्य थे वो चिल्ला चिल्ला के पुलिस से कह रहे थे कि मैं मार दिया जाऊंगा। राजू चंडोक चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझ पे गोली चलेगी। जितने भी लोग हैं वो सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि साहब हमारी प्रोटेक्शन करो, हम मार दिए जाएंगे। उसके बावजूद ये मार दिए गए, कुछ पे गोली चल गई, बच गए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे देश की कानून व्यवस्था सरकारों के लिए भी है। आप जो बता रहे हैं मेरे इस शो का वो एक और भाग है जिसमें हम विटनेस प्रोटेक्शन की भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर इस देश में इतना लचर रवैया। लेकिन बड़ी वाजिब सी बात है, सोचें अगर आप विटनेस को मार दिया जा रहा है तो विक्टिम का क्या होगा? आसाराम पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया। इस मामले में ही गवाह था कृपाल सिंह, मार दिया गया, गोली मारी गई, छर्रों से गोली निकली और पहले पैरालिसिस हो गया, कई जगह सीरियस रहे, कई जगह गोलियां लगी, सीरियस रहे। कृपाल सिंह के बारे में इस पीड़ित लड़की का क्या कहना है, जो कि विक्टिम है, उसका आई विटनेस मारा गया है, उनका क्या कहना है, ये देखते हैं। बेटा, आप कृपाल सिंह को जानते थे? जी हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। वो मेरे पापा के मित्र हैं, तो इसलिए मैं उन्हें जानती हूँ। वो आश्रम में सत्संग में भी आते थे, इस वजह से मैं उनसे मिल चुकी हूँ। आपको पता है कि आपके मामले में उन्होंने कोर्ट में आपकी तरफ से जाकर के गवाही भी दी थी? जी हाँ, मुझे मालूम है, उन्होंने गवाही दी थी। ऐसे कई मामले आए हैं बेटा जिसमें कि जो लोगों ने गवाही दी है उनको गोलियां लगी हैं। तो आपके भी मामले में कृपाल सिंह जैसे गवाही दे रहे थे, उनको भी कल रात यहीं पे पास में गोली मार दी गई है। तो आप क्या कहेंगे? सिक्योरिटी को लेकर के डर है किसी तरीके का आपके मन में? जी हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है और मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जितने भी गवाहों पर हमले हुए हैं और जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके।
बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप सुरक्षा की भी मांग करेंगी सरकार से, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं डर है? हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है। इतने लोगों पर हमले हो चुके हैं, हम पर भी हो सकता है। मैं चाहूंगी कि हमें भी थोड़ी सिक्योरिटी मिले, थोड़ी सुरक्षा मिले, ताकि हम सेफ फील कर सकें। दहशत, डर और फिर खामोशी। डर के बाद सीधे खामोशी, इसलिए क्योंकि बीच में हमला हो जाता है। अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिले तो शायद ये ना हो पाए, तब फिर खामोशी नहीं और बेबाकी यहां पर हो। हमारे साथ आसाराम के एक समर्थक हैं, अनुयायी हैं, अखिलेश तिवारी। मैं आपसे एक जानना चाहता हूं एक चीज, इतने सारे विटनेस मारे गए, 3 मारे गए, 9 पर हमला हुआ, आपकी श्रद्धा और भक्ति में कुछ फर्क पड़ा? निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार की फेलियर और कानून व्यवस्था का फेलियर है। रही बात इसकी, एक बहुत बड़ी जो षड्यंत्र चल रहा है, अच्छा, मैं सरकार और आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूँगा, इसकी उच्च स्तरीय जांच जल्द से जल्द हो और दोषी व्यक्ति तत्काल जेल में हो। उस व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में कानून का राज है और ऐसे लोग जो समाज के तिवारी जी, षड्यंत्र कौन चला रहा है? कारण बन रहे हैं। कौन चला रहा है षड्यंत्र? इस षड्यंत्र से फायदा किसको होगा? ना फायदा जिस प्रकार आप बोल रहे हैं, तो आसाराम बापू को क्या फायदा होगा? आप ये बताइए, जिस हिसाब से 1 साल के पहले रामकृपाल जी का जो बयान दर्ज हो चुका है, ठीक है, इसके पहले मैं कहता हूं पुलिस क्या कर रही है? आप जानना चाहेंगे क्या फायदा होगा? लगातार 1 से 1.5 साल से 8-10 लोगों पर हमला हो रही है, 2 लोग का मौत हो चुकी। अखिलेश जी, आप जानना चाहेंगे क्या फायदा होगा? आप जानना चाहेंगे क्या फायदा होगा? जी, आप जानना चाहेंगे क्या फायदा और नुकसान के पक्ष में नहीं। ना आपने अभी बोला कि इससे आसाराम का क्या फायदा होगा, तो आपको बताते हैं क्या फायदा होगा। आभा सिंह जी, जरा इनको बताइए क्या फायदा होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता है आभा सिंह जी, बताइए आभा सिंह जी। सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक तो जो विटनेस बाकी है वो आके अपना स्टेटमेंट बेखौफ नहीं देंगे, उनमें इतना डर बैठ जाएगा कि वो होस्टाइल हो जाएंगे। और यही कारण है कि आज मर्डर में चाहे रेप में कन्विक्शन जो है 25% होता है, क्योंकि विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं। और यही कोशिश की जा रही है कि जितने विटनेस है उनको डरा दो, धमका दो कि वो आके बाद में बोले हमको मालूम नहीं, पुलिस ने हमसे जबरदस्ती स्टेटमेंट लिया। ये भी कोर्ट में होता है। तो ये पूरी कानूनी प्रक्रिया को डिरेल करने की साजिश है। और इसमें मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस भी मिले हुए, क्योंकि इस केस को 2013 से क्यों अभी तक खींचा जा रहा है, इसमें क्यों प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उनको, बहुत बड़ा ये जुडिशरी पे एक निशान हो रहा है कि क्यों नहीं वो तुरंत इसको करके इसको अंजाम तक ले जाती। अखिलेश जी, जवाब तो मिल गया होगा। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। जिसको आप षड्यंत्र कह रहे थे, जिसको आप बहुत सारे नाम दे रहे थे, विडंबना यह है कि जिनके ऊपर आरोप है वो जेल में हैं, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाया वो दहशत में हैं, और इस आरोप के पीछे जो विटनेस हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और केस बढ़ता चला जाएगा, कोई विटनेस बचेगा ही नहीं। क्या ये है सोच? अगर आपकी भक्ति में अभी भी कमी नहीं आई है अखिलेश तिवारी जी, यहां पर आसाराम के एक समर्थक हैं, अनुयायी अखिलेश तिवारी ने कहा कि इससे फायदा क्या होगा, विटनेस के मारे जाने से क्या फायदा होगा, विटनेस को दहशत में आने से क्या फायदा होगा, क्या षड्यंत्र होता है। एक और केस का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एक और केस का। आपको कानूनी तौर पे तो जवाब मिल गया, लेकिन रियल सेंस में आपको जो जवाब है वो एक और आपको मिलता है। व्यापम के जो विसिल ब्लोअर हैं वो हमारे साथ बैठे हैं, आनंद राय जी। मैं आपसे व्यापम पे सवाल अभी नहीं, आप 9:30 पे पूछूंगा, लेकिन आनंद राय जी एक बात बताइए, विटनेस को खत्म करने से, विटनेस को डराने से क्या फायदा होता है? आप भी तो किसी मामले विसिल ब्लोअर हैं, आपको कभी किसी ने डराया होगा। निश्चित तौर पे खबर हमारे पास ये भी है कि आपकी पत्नी का ट्रांसफर या कुछ, आप उनको जॉब से हटा दिया गया और फिर बहुत सारी चीजें आपकी हुई। जरा बताइए विटनेस को परेशान करने से क्या होता है? अखिलेश जी यहां पर बैठे हुए हैं जो कि समर्थक हैं आसाराम के। ठीक है, ऐसा है कि यदि विटनेस को डराया जाएगा तो ये कॉमन सेंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि वो जो आरोपी है उसको वो छूट जाएगा। लोग गवाही नहीं देंगे, गवाही देने से डरेंगे, तो उससे आरोपी को कोर्ट में फायदा होगा और वो अभियोजन पक्ष अपना जो चार्जशीट में जो चीजें लगाई हैं उनको साबित करने में नाकाम रहेगा और वो बरी हो जाएगा। यही पर्पस होता है विटनेस को डराने का, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको डराया गया, आपको कभी कुछ ऐसा हुआ?
देखिए हमको तो कई बार डरा गया। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए विसल ब्लोअर और गवाह में एक अंतर होता है। विसल ब्लोअर जो होता है वो उसके पूरे इर्द गिर्द पूरा इन्वेस्टिगेशन चलता है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो व्यापम को यहाँ तक खींच के लाए। पिछले 6-7 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरीके से सत्ता के साकेत में बैठे जो लोग जो सत्ता का सुख ले रहे हैं, वो जिस तरीके से इस पूरे मामले में कहीं न कहीं आरोपों से घिरे हुए हैं, उनको ये डर सता रहा है कि ऐसा नहीं हो कि ये सीबीआई जांच हो और हम जेल के अंदर चला जाए। तो उनकी रोज उनकी कोशिश होती कि कैसे इनको धमकाया जाए, डरा जाए, पत्नी का ट्रांसफर कर दीजिए, इनको धमकाइए और इनको सुरक्षा नहीं दीजिए। हाईकोर्ट ने मुझे सुरक्षा का आदेश दिया है कि 24 घंटे डॉक्टर आनंद राय की सुरक्षा की जाए, फिर भी अभी मध्य प्रदेश सरकार मुझे सिर्फ 8 घंटे की सुरक्षा दे रही है। वो यही चाहती है कि इनके मन में एक डर बैठा दें कि हमारे खिलाफ यदि आप कार्रवाई करोगे, यदि आगे कैंपेन चलाओगे, मीडिया के टॉक शोज में आदि हमारे प्रवक्ताओं के आगे आप बोलोगे, तो आपको खत्म कर दिया जाएगा या आपको परेशान किया जाएगा। यहां पर बकायदा आनंद राय जी, जो कि विसिल ब्लोअर है, विटनेस और विसिल ब्लोअर में फर्क होता है, लेकिन बकायदा आनंद राय जी बोल रहे हैं कि मुझे डराया गया, धमकाया गया, 8 घंटे की सुरक्षा है, 24 घंटे की मेरे पास सुरक्षा होनी चाहिए। जरा सोचें आप, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो एक केस में यहां पर खुद विसिल ब्लोअर है। एक वो व्यक्ति कृपाल सिंह जिसकी मौत हुई, उसके पास तो पुलिस की सुरक्षा थी, फिर उसे गोली मार दी गई। सवाल यही खड़ा होता है। अगर इस देश में बात की जाए विटनेस प्रोटेक्शन की तो बहुत बुरे हाल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप विकिपीडिया में डालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कनाडा, हांगकांग, आयरलैंड, इजराइल, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ चाइना, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन भारत का नाम कहीं पर नहीं है। और इसी वजह से हमने देखा आसाराम के केस में क्या हो रहा है और व्यापम में क्या हुआ है। जिस घोटाले का जिक्र होते ही संदिग्ध मौतों की सूची खुल जाती है, उसका नाम व्यापम घोटाला है। हाल ही में व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन आदेश से पहले ही संदेहास्पद तरीके से 47 जानें जा चुकी हैं। क्या हम ये मान लें कि गवाहों की जान ऊपर वाले के नाम? अब यह सारी जांच सीबीआई करेगी। मेरा आग्रह है सीबीआई से भी कि जल्दी से जल्दी यह जांच प्रारंभ हो, ताकि सारा सच पूरे देश के सामने आ सके, जनता के सामने आ सके और न्याय हो सके। पानी जब हद से गुजर गया तो संदिग्ध मौतों से व्याप्त घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन सवाल जस का तस है कि 47 मौतें कैसे हुई। हर वो इंसान कैसे मौत के मुंह में समाता गया जिसके तार किसी न किसी वजह से व्यापम से जुड़े थे। दरअसल व्यापम में होने वाली मौतें खबरों की दिनचर्या में सिमट कर रह जाती। अगर आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की रहस्यमय मौत न होती और फिर अगले ही दिन जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन अरुण शर्मा भी संदिग्ध परिस्थितियों में न मारे जाते। मौतों का यह सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा। अगले ही दिन सागर में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की कथित खुदकुशी की खबर आई। उसकी भर्ती भी व्यापम के जरिए हुई थी। उसके पहले मध्य प्रदेश में करीब 44 मौतें हो चुकी थीं, जिसमें जबलपुर मेडिकल कॉलेज के पुराने डीन डीएस साकल्य और राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने दर्जनों बार कहा कि हाईकोर्ट एसटीएफ की जांच से संतुष्ट है, लिहाजा सीबीआई जांच की दरकार नहीं। लेकिन उसी एसटीएफ की जांच पर सवाल या निशान तब और गहरे हो गए जब आज तक ने एफआईआर की कॉपी में मंत्राणी शब्द के कोड पर सबको मौन देखा, जबकि बाकी सभी बड़ी मछलियां पहचानी जा चुकी थी। एसटीएफ की एफआईआर में एक मंत्राणी नाम का जिक्र है एक मिनिस्टर की वाइफ का, लेकिन मिनिस्टर की वो पत्नी आखिर कौन है, ये राज अब तक राज है। इस मामले में पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी ओपी शुक्ला, व्यापम के नियंत्रक पंकज त्रिवेदी और नितिन महिंद्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके अलावा करीब 1,500 से ज्यादा आम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए एक एक कर जा रही जानें सवाल बनकर जिंदा होती रही हैं। क्या इस घोटाले में उन तमाम लोगों को बड़े ही शातिराना अंदाज में मारा गया है, या फिर इन 47 मौतों में कुछ मौतें सामान्य भी हैं? इतना तय है, इस घोटाले में जिस तरह के लोगों पर आरोप लगे हैं, जिस स्तर पर यह घोटाला हुआ है और जिन परिस्थितियों में गवाहों की मौत हुई है, ये सामान्य नहीं है। कैमरामैन निशाद के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक।
की बात यह है कि आपको यह बताना हमारे लिए जरूरी भी हो जाता है कि 2003 में 8 अगस्त का मामला है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस था, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें खेद है यह बताते हुए कि इस देश में ना तो कोई कानून बना है, ना ही कोई स्कीम है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ना देश के सरकार की तरफ से, जो कि विटनेस को प्रोटेक्शन दे पाए। विसिल ब्लोअर एक्ट बना है, लेकिन उसमें क्या क्या हो सकता है और कितनी त्रुटियां हैं, ये अपने आप में सबको पता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आनंद राय जी, अब सवाल यह खड़ा होता है, चाहे वो विसिल ब्लोअर हो या विटनेस हो, एक तरफ आसाराम जेल में है, अब दूसरी तरफ विटनेस मारे जा रहे हैं। एक तरफ इस पूरे केस के जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, वहां तक पहुंचा नहीं जा पाया है, एक आध दो को पकड़ा गया है, लेकिन बाकी सारे लोग निपटते जा रहे हैं व्यापम के, यानी कि न विटनेस न विसिल ब्लोअर, किसी का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी, जब से विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, जब से राष्ट्रपति ने साइन किया 12 मई 2014 को, हमको एक उम्मीद जगी थी कि कहीं न कहीं इस एक्ट के माध्यम से राज्य सरकार इस बात को लेकर मजबूर होंगी कि विसिल ब्लोअर को सुरक्षा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लापरवाही बरती जा रही है, आप खुद देखेंगे कि व्यापम मामले के जो हम तीनों विसिल ब्लोअर हैं, उनकी सुरक्षा में किस तरीके की खामियां हैं, जबकि हाईकोर्ट निर्देशित कर चुका है। तो जब हाईकोर्ट के निर्देशन के बावजूद राज्य सरकारें विसिल ब्लोअर की सुरक्षा के प्रति चिंतित नहीं है, और ऐसा लाजमी भी है क्योंकि ये जो आरोप है खासकर व्यापम मामले में राज्य सरकार पर ही लग रहे हैं, तो वो ऐसे मामले में हमें सुरक्षा क्यों देंगी। और सीबीआई की जांच के जो आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं, उस जांच में विसिल ब्लोअर एक इंपॉर्टेंट टूल्स हो सकते हैं सीबीआई के लिए। ऐसी कंडीशंस में उनका पूरा प्रयास ये रहता है कि इनको धमकाया जाए, आतंकित किया जाए और इनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया जाए कि ये सीबीआई को कुछ न बताएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सीबीआई को पूरा सहयोग करेंगे और जल्द से जल्द जो सफेदपोश है उन्हें बेनकाब करेंगे। क्यों आनंद जी? और विटनेस जो है उनको तो निपटा दिया जा रहा है, वो तो खत्म कर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, विटनेस की भी सुरक्षा को लेकर तो बाबूलाल गौर जी का जो हमारे गृह मंत्री है, उनका बयान आया कि हमारे ये तो नेचुरल है, नहीं कर सकते और इतने बड़े जी वो कहते हैं, वो तो गृह मंत्री उनके वो कहते हैं ये तो नेचुरल है। इस पर मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा मनन साहब से, आभा सिंह जी से, इस पर मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा। मनन साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि मैं आपसे एक चीज यहां पर, ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। विसिल ब्लोअर एक्ट वो तो अपनी जगह, अगर विटनेस की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड में जो लॉ है उसमें बकायदा इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। यूएसए की अगर बात की जाए तो वहां पर बकायदा विटनेस सिक्योरिटी प्रोग्राम है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो वहां पर विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है। हमारे देश में ऐसा क्या है विटनेस के लिहाज से अगर देखा जाए? विसिल ब्लोअर एक्ट को 2 मिनट अगर हम साइड रखें तो उसमें क्या है हमारे देश में? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेप केसेस में तो प्रोटेक्शन के लिए और कोर्ट में गवाही कैसे उस प्रोसिक्यूटर्स की दिलवानी है, उसके तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ आदेश दिए हैं। लेकिन यहाँ तक व्यापम वाले घोटाले के विटनेसेस का, विसिल ब्लोअर्स का सवाल है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है इस देश में। सर 2G के बाद आसाराम जी को भी, आप आसाराम जी के ऊपर भी बोल लीजिए, बता दीजिए उस पर भी। मैं आ गया, मैं उस पे आ गया मैं, क्योंकि आपने 2 भागों में वो किया है। आसाराम की बात का यहाँ तक है, मैं दोनों के केसेस का जिक्र कर रहा हूं। अगर अब मैं दोनों की बात, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। बिल्कुल बताएं। आसाराम के केस में प्रोसिक्यूट्रिक्स का, माता पिता का और जो वहां का गवाह आई विटनेस है उसका बयान हुए को 1 साल हो गया। आवाज सिंह ने बिल्कुल सही कहा है, 2 साल से केस चल रहा है राजस्थान में, वहां डे टू डे उसका ट्रायल क्यों नहीं अभी तक हुआ? अगर जो गवाही देने के बाद मारे जा रही हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी जो है वो लोकल पुलिस ने करनी है। उनको, उनके जो भी जिन्होंने मारे हैं, या इन्वेस्टिगेशन करके आज तक उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? दोनों चीजें अलग अलग हैं। लेकिन मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज पे आसाराम का लॉयर रहा था, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। तो मैं थोड़ी टिप्पणी इस तरफ लेता हूं आभा सिंह जी से। आभा सिंह जी, मैं 1 सेकंड रोकूंगा आपको। मैं यहाँ पर विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, आप एक दूसरे को, एक तो आप सवाल करते हैं तो उसका चलिए आप मुझे जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे बात की थी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। आपको मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि राजस्थान में, एग्जाम्पल, राजस्थान में 18 दिन में रेप केस का डिसीजन आया है सेशन कोर्ट में, और आसाराम के केस में 2 साल होने जा रही हैं। आवाज सिंह जी ने ठीक कहा है कि उसमें डे टू डे, और अभी इतनी डिले क्यों हुई और कैसे हुई, और किसी भी कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने उस केस को कभी स्टे नहीं किया। सर देखिए मनन साहब, मैं आपसे ट्रायल था डे टू डे करके 1 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए। अपनी बात रख ली, मुझे एक चीज कहने दीजिए। आपने कहा कि
आभा सिंह जी ने यह बात कही है कि क्यों आसाराम का केस 2 साल से चल रहा है। अब आपका इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि आपके मुवक्किल क्यों इतने दिनों से जेल में है, और आभा सिंह जी का इंटरप्रिटेशन यह है कि क्यों उनको इतने दिनों से सिर्फ जेल में रखा है, सजा क्यों नहीं हुई है। दोनों का इंटरप्रिटेशन फर्क है। आप एक ही सिक्के का टेल दिखा रहे हैं, वो दूसरे सिक्के का हेड दिखा रही है। मैं एक बार उनके पास जाऊंगा। आभा सिंह जी, मुझे सीधे बात बताइए सर, एक सेकंड। मैम मुझे एक चीज बताइए, इस देश में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, विटनेस की रक्षा के लिए कोई प्रोग्राम क्यों नहीं बना है, जब हमारे सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं। व्यापम अपने आप में एग्जाम्पल्स है, सत्येंद्र दुबे एग्जाम्पल है, मंजूनाथ अपने आप में एक एग्जाम्पल है, और अब आसाराम तो एकदम ग्लेरिंग है। मतलब इससे ज्यादा ग्लेरिंग कुछ हो ही नहीं सकता है। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी। डायरेक्टर सीबीआई सिन्हा साहब जो थे वो आरोपियों से मिल रहे थे 2G के, तो विटनेस प्रोटेक्शन इस देश में क्यों लाया जाएगा? जब हम आरोपी के प्रोटेक्शन के लिए हेड जो है वो उनसे मिल रहा है, तो आप वो तो चाहेगा कि जो विटनेस है वो खत्म हो जाए ताकि आप आरोपी को बचा सकें। और यही चीज है, अगर सीबीआई इंक्वायरी व्यापम में सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में नहीं हुई तो इसका भी कुछ नहीं निकलने वाला है, और तब तक अभी 40 नहीं 100-200 विटनेस मार दिए जाएंगे। तो विसिल ब्लोअर्स एक्ट जो आया उसमें बाद में सरकार कहने लगी कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हम चीजें बाहर नहीं लाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे। तो हर चीज में हम कुछ कुन्ना लगा देते हैं ताकि हम सही ढंग से विटनेसेस को प्रोटेक्शन ना दे सके। महाराष्ट्र में भी लैंड रिलेटेड कितने विसिल ब्लोअर्स हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं, और इसमें कोई किसी पे पनिशमेंट नहीं है। आपने पुलिस वाले जिसको अगर आपने कहा आपको इनको देना है, नहीं देता, आप उसको डिसमिस करिए। आप वो नहीं करेंगे क्योंकि नेता चाहता है कि विटनेस जो है चाहे विसिल ब्लोअर है वो खत्म हो जाए। कोई नहीं चाहता कि इस देश में सच्चाई सामने आए। सेशन कोर्ट का तो नाम मुझे लगता है तारीख पे तारीख कोर्ट रख देना चाहिए। पूरी जुडिशरी में तारीख पे तारीख का काम चलता है और आपको न्याय नहीं मिलता। मेरा एक सवाल है, यहाँ पर प्रमोद कृष्णम जी भी मौजूद हैं। सवाल ये है, और जरा ध्यान से सुने, क्या इस देश में अब गवाही देना मौत को निमंत्रण देना जैसा हो गया है, जब हमारे गवाहों का कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है? बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश में जब विटनेस प्रोटेक्शन ही नहीं है तो क्या गवाही देना मौत को निमंत्रण देना है? क्या कहेंगे आप आचार्य प्रमोद कृष्णम जी? निशांत, मुझे थोड़ा सा वक्त दें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं कहने जा रहा हूं। इस देश में 2G का घोटाला हुआ। अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी मैंने पढ़ी कि 2G को जिस अधिकारी ने, ईडी के अधिकारी ने इंट्रोगेट किया, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसने ये कहा है कि 2G के मामले में 700-800 करोड़ रुपए की संपत्ति को जो जब्त किया गया है, इससे भारत सरकार खुश नहीं है। और उसने ये कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाना चाहता हूं कि मैं इस घोटाले की जांच आगे करूं जिसमें मुझे इनाम मिलना चाहिए था, मुझे सरकार हटाना चाहती है। जब इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े लोग जब सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब है कि देश की जो व्यवस्था है ये गुनहगारों के पक्ष में है, ये गुनाह को उजागर करने वालों को प्रोटेक्शन देने के पक्ष में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपके चैनल से, क्योंकि आपका नेशनल चैनल है, निष्पक्ष चैनल है, मैं मांग करता हूं कि जो व्यापम का घोटाला है, ये जो बापू के मामले में सब गवाह हैं, इन लोगों की हाई लेवल सिक्योरिटी की जानी चाहिए, वरना ये सब मार दिए जाएंगे एक एक करके। अब ये आनंद राय कह रहे थे 8 घंटे की सुरक्षा। क्या तमाशा हो रहा है कि आदमी जो मारने आएगा वो 8 घंटे तो इसको खतरा है और 18 घंटे 16 घंटे खतरा नहीं है? ये क्या तमाशा हो रहा है विसिल ब्लोअर के साथ में? जो गुनहगार हैं उनको तो ताकत और दी जा रही है, और जो गुनाह को उजागर करना चाहता है, जो कंप्लेंट करना चाहता है, जो कंप्लेंट करता है, वो मार दिया जाता है। जो गवाही देता वो मार दिया जाता है। और मनन साहब जैसे सीनियर वकील उनके पक्ष में खड़े होकर उनको बरी करा देते हैं। आवा जी, आपका रिएक्शन इस पर? क्या यहां पर इस देश के अंदर जो गवाही दे रहा है वो मौत को निमंत्रण दे रहा है अपने लिए? बिल्कुल दे रहा है। रवीन पाटिल देखिए सलमान खान के केस में किस संदिग्ध हालत में मरे हुए पाए गए, वो भी छोड़ दीजिए। बाकी जो कह रहे हैं कि वकील साहब कह रहे हैं कि जो विटनेस है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है तो इसलिए उनकी मृत्यु से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि जब डिफेंस के वकील कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इसलिए उस प्रोसिक्यूशन विटनेस के स्टेटमेंट को ना लिया जाए बोर्ड में, उसको ट्रायल का हिस्सा ना बनाया जाए। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि केस को वीक कर दिया जाए, जो आरोपी हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो छूट जाए, और बाकी विटनेस जो हिम्मत करके आना चाह रहे वो डर के बैठ जाए। ये सिर्फ एक सोची अभी एक टेलीविजन चैनल पर मैंने न्यूज़ देखी कि जो ब्लास्ट में गवाह थे वो सब मुकर रहे हैं।
अभी एक टेलीविजन चैनल पे न्यूज चल रही थी 2-3 दिन पहले कि जो ब्लास्ट में, समझौता ब्लास्ट में, अजमेर ब्लास्ट में गवाह थे जिन्होंने 164 के बयान दिए, वो कर रहे हैं। ये कौन सी दहशत है? अब अगर सारांश निकाला जाए तो दो चीजें। पहली चीज तो यह है कि इस पूरे मामले में यह इत्तेफाक नहीं है कि जो कि विटनेस हैं बड़े बड़े केसेस के, वो मौत के वो मारे जा रहे हैं, उनको मौत दे दी जाती है, और जो आरोपी है उसका कुछ नहीं हो रहा है। यह इत्तेफाक नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, इस देश में विटनेस जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके संरक्षण के लिए और मजबूत कानून की आवश्यकता है। लेकिन कब नींद टूटेगी इसका इंतजार है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जो आप जुड़े। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए।